Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Okay, now we are at the second topic of your NCERT syllabus, which is named as relations and functions. ठीक है, अब से पहले अपन ने क्या किया? सेट्स. सेट्स क्या था? एलिमेंट्स का कलेक्शन, a systematic collection of a defined, well defined collection of elements या ऑब्जेक्ट्स, राइट? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते थे उसमें. तो हमने पहले ही चैप्टर में एक अलग ही दुनिया वाली मैथमेटिक्स शुरू करी, एक अलग ही दुनिया की मैथमेटिक्स उसमें चल रही थी. उसी दुनिया को कंटिन्यू करेंगे, उसी दुनिया को कंटिन्यू करेंगे. सेकंड चैप्टर उसमें निकल के आता है सेट से रिलेशंस एंड फंक्शंस. जो चीजें अपन ने वो जो कलेक्शन किया ना, वो जो कलेक्शन बना जिसको अपन सेट कहते हैं, उन सेट से ही रिलेशन बनता है और उस रिलेशन से ही फंक्शन बनता है. ठीक है, दैट मीन्स रिलेशंस एंड फंक्शंस आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेट्स. रिलेशंस और फंक्शंस भी एक तरह के सेट्स ही हैं, बट ये थोड़े से उन सेट्स से अलग हैं. भाई उन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आते थे, इन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स तो आएंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसे एक नॉर्मल सेट में दिखाई देते हैं, जैसे 1 2 3 ABC. सिंपली ऐसे नहीं दिखाई देंगे, उनके पेयर होंगे या जो भी होगा, अपन अभी आगे देखने वाले. क्लियर? अच्छा, अब हिंदी में हमको पता है ना, रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध. और फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज पे कोई चीज अप्लाई करना. फंक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे कोई चीज अप्लाई करना. कहते हैं ना यार, इस कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अप्लाई होकर कुछ आउटपुट निकालती हैं. जैसे अभी ये भी एक फंक्शन ही चल रहा है. अभी क्या चल रहा है? ऑनलाइन क्लास इज ऑल्सो टाइप ऑफ फंक्शन. आउटपुट तो मिल रहा है ना कुछ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है. और रिलेशन मतलब किसी भी दो चीजों में संबंध. जैसे इंसानों में संबंध होता है, वैसे नंबर्स में भी तो संबंध हो सकता है. तो अब सेट्स में क्या संबंध है, सेट्स के एलिमेंट्स में क्या संबंध है, उसको बयां करने के लिए हम सीखने वाले रिलेशन है. बिलीव मी, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है ना, अभी आपको अगर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूं, लेटर से मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करा दूं, तो आपको लगेगा बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बड़ी छोटी मोटी बातें हैं, तो मतलब बच्चा भी कर ले. अगर 10 मिनट में बच्चे को भी बिठा दूं ना कि बेटा ऐसे होगा, तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 तीनों सॉल्व कर ले, कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बाकी सब सॉल्व कर लेगा. तो इस खुद के चैप्टर के लिहाज से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसका वेटेज इतना नहीं है, मानते हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझो. पूरी की पूरी एंटायर मैथ्स आज के बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस में चलेगी. इवन जो तीसरा चैप्टर है उसका भी नाम आप पढ़ोगे तो बताए क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन 10th को ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो की नजरिए से देख रहे थे, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग का रेशियो. अब 11वीं में उसी ट्रिग्नोमेट्री को एक अलग नजरिया देंगे अपन. चीज वही चल रही है, थोड़ी एडवांस है, बस उसको क्या नाम दे दिया? फंक्शंस. तो हमको बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, कब एक रिलेशन फंक्शन बनता है, कब एक रिलेशन फंक्शन ना बनकर रिलेशन ही रह जाता है. अच्छा, मोर ओवर रिलेशन खुद कब रिलेशन बन पाता है, या वो कई बार हो सकता है रिलेशन ही ना बन पाए, वैलिड रिलेशन ही ना हो. समझे? ये सारी बातें मन में जिस तरह के डाउट्स हैं जो भी है, सब पूछ डालना इस चैप्टर में, बिकॉज ये चैप्टर बेस तैयार करेगा. और एंटायर क्लास 12th में आपको पता होगा कि आपने सुना भी होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टॉपिक्स होते हैं, 60 to 70% कैलकुलस है. वो कैलकुलस एंटायरली इस चैप्टर के बेसिक्स पे डिपेंड करती है. शुरू यहां से हो गई, शुरुआत यहां से हो गई, अब आपकी है ना. ठीक है, शुरू करें फाइनली. तो आपने हेडिंग मार्क कर ली होगी, रिलेशंस एंड फंक्शन. तो देखो, चैप्टर का नाम हालांकि रिलेशंस एंड फंक्शंस है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, फंक्शंस तो थर्ड स्टेप है, रिलेशंस सेकंड स्टेप. फिर फर्स्ट स्टेप क्या? नहीं, सेट्स तो पढ़ लिया. इसी चैप्टर के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, तीन ही एक्सरसाइज है इसमें. एक एक टॉपिक की एक एक्सरसाइज, दूसरे टॉपिक की रिलेशंस की दूसरी एक्सरसाइज, एंड फंक्शंस की इसमें तीसरी एक्सरसाइज बनाई, और मिसलेनियस में सब कुछ मिक्स आ ही जाता है. तो सर फिर फर्स्ट एक्सरसाइज किसकी है, उसका नाम क्यों नहीं है? उसका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका नाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले एक और चीज आती है जिसको अपन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये मेरा फर्स्ट स्टेप है. ये क्या है मेरा फर्स्ट स्टेप? कार्टेशियन प्रोडक्ट. सेकंड स्टेप रिलेशंस आ ही जाएगा, एंड थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? फंक्शंस. थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? फंक्शंस. यहां से यहां आएंगे,
यहां से यहां जाएंगे और इसके बाद तो फिर पूरी एंटायर मैथमेटिक्स कह ही रहा हूं फंक्शंस के हिसाब से चलने वाली है। ठीक है, और तीनों की एक एक एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सेकंड एक्सरसाइज इज ऑफ रिलेशंस एंड थर्ड एक्सरसाइज इज ऑफ फंक्शंस। तो अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा कि कार्टेशियन वर्ड लिखा हुआ है इसमें, और क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। कार्टेशियन वर्ड भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है। प्रोडक्ट मतलब दो लोगों का समावेश जब अपन करते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो सेट्स का समावेश होगा, क्योंकि अब अपन सेट्स की दुनिया में कूद चुके हैं। तो अब हर चीज कैसे चलेगी, सेट्स के हिसाब से चलेगी, समझ रहे हो। और कार्टेशियन का मतलब, इसको इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहा है इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। इसका मतलब संबंध है कुछ कार्टेशियन वर्ड से। याद करो कार्टेशियन वर्ड हमारे 10th तक कब आता था, कार्टेशियन प्लेन, याद है। जो 2D प्लेन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो उस कार्टेशियन प्लेन से इसका मीनिंग निकल गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। इस टॉपिक को भूल जाओ, ऐसे मानो है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं रिलेशन। मतलब ऐसे मानो आप चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो अभी, क्योंकि अगर आप फोकस इस पे करोगे तभी मैं कल की क्लास में या परसों की क्लास में इस पे फोकस कर पाऊंगा। अगर आपके माइंड में कहीं कहीं रिलेशन फंक्शन घूम रहा होगा ना, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे जो चीज मैं वहां समझाना चाह रहा हूँ। तो भूल जाओ। अभी पहला पॉइंट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा 2D प्लेन बनाऊंगा। छोटा सा 2D प्लेन बनाया, चाहो से आप भले इसको मत भी बनाओ, तो पहले चलो बना लो, रफली बना लो नोट्स पूरे करने के लिए। ठीक है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ प्लेन्स। ये जो टॉपिक हेडिंग है, देखिए यहां तक चलो कॉपी करो, नहीं तो आधा दिमाग कॉपी करने में जाएगा, आधा दिमाग यहां तक लिख लो। बना लो इस तरह का एक 2D प्लेन, जब अपन बनाते थे 10th क्लास में, वही इस तरीके का हमने 2D प्लेन बनाया। ठीक है, बना लिया बेटा, चलो डिस्कस करते हैं। देखो, चलो भूल जाओ सब कुछ, इस तरीके के प्लेन के बारे में तो आप वाकिफ होंगे। ये एक 2D प्लेन है जिसमें एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा टॉपिक का नाम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, सेट्स। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता किसका है, सेट्स का। आप नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते। कल को कोई कहे 2 और 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बता रहे, 2 और 5 रियल नंबर्स, इनका सिंपल प्रोडक्ट होता है 2 into 5 बराबर 10। इनका तो सिंपल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होता है, नंबर रियल नंबर्स का नहीं होता, सेट्स का होता है। सेट्स क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने कहा आप जानते होंगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स मार्क किए हुए हैं इस तरीके से मैंने मार्क कर दिए, वाई एक्सिस पे नंबर मार्क किए। अब अपन ये जो पॉइंट्स बनाते हैं जिसको अपन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, राइट, ये अपन किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे जो नंबर रखे हुए हैं उसके, और वाई एक्सिस पे जो नंबर रखे हुए हैं उसके कॉम्बिनेशन से ही तो बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है, तो कैसे आया, क्यों आया 1,2, क्योंकि 1 यहां से लिया और 2 यहां से लिया, तभी तो ये 1,2 का कोऑर्डिनेट आया। बोलो, सपोज करो इसका मैंने कहा 2,4 कैसे आया, तो आप क्या कहोगे, सर 2 तो आप एक्स एक्सिस से लो और 4 आप वाई एक्सिस से लो। मैंने कहा कि चल मुझे बता 2,1 कैसे आया, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। 2 तो एक्स एक्सिस से आया और 1 जो है वाई एक्सिस से आया। तो आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी, जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं पहला एलिमेंट हमेशा एक्स एक्सिस से आता है। देखो चेक करो,
वन 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 टू टू टू, ये एक्स एक्सिस से आया था कि नहीं आया था? और दूसरा एलिमेंट जो है वो कहां से आता है? वाई एक्सिस से आता है। ठीक है, समझ आए? अब रिलेशंस एंड फंक्शंस और सेट्स की दुनिया में इस तरीके की चीज को, इस तरीके की चीज को, जैसे समथिंग कॉमा समथिंग, इस तरीके की चीज को एक नाम दिया गया है जिसको अपन कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब पहले तो सुनो क्यों कहते हैं इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर। पहली बात तो ये पेयर है, सबसे पहली बात क्या है? ये पेयर है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो लोगों का एक ग्रुप, तो ये दो लोग हैं इसमें। और ऑर्डर का मतलब ये होता है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करे, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो, ऐसे नहीं कि अल्टप पे कहीं भी कुछ भी रख दिया। तो आप ध्यान से देखो, ये भी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ही हैं। अगर अपने को, अपन इसको सेट्स की दुनिया में जाकर देखें, अगर अपन क्लास 10th तक इसको देखें तो ये कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इस पूरी चीज को अगर अपन सेट्स के आईने में लाके देखें तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट फिक्स है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट फिक्स है, वाई एक्सिस से आ रहा है। तो पहला और दूसरे का ऑर्डर फिक्स है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं कभी भी 3,2 थोड़ा बोल सकता हूँ, ऐसे थोड़ा बोल सकता हूँ सर 3 और 2 हैं तो सही, आपको क्या मतलब मैं कहीं भी रखूं? नहीं, मतलब है ऑर्डर तो मेंटेन होना चाहिए। अगर आप पहला एलिमेंट एक्स से ले रहे हो तो फिर सब में पहला एलिमेंट एक्स से ही आएगा, और वाई से ले रहे हो तो ये एक पेयर है और इसका एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? ऑर्डर्ड पेयर रख दिया गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन अभी मैं वैसे लिखवा रहा हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, एक सेट है। भाई मैंने अभी आपको क्या कहा चैप्टर स्टार्ट करते टाइम? रिलेशन भी एक सेट है, फंक्शंस भी एक सेट है। तो इन दोनों से जो पिछली सीढ़ी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी एक सेट है। क्या है? वो भी एक सेट है। तो सर सेट है तो आपने पिछले क्लास में क्यों नहीं पढ़ा दिया, मतलब पिछले चैप्टर में? जो नॉर्मल सेट्स होते हैं, जैसे ए, जैसे ए एक सेट है लेटस से, जिसमें मैंने रख दिया ए कॉमा बी। मान लो बी एक सेट है जिसमें मैंने रख दिया 1,2। ये तो नॉर्मली जैसे सेट्स होते हैं वैसे हो गए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहली बात तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स का प्रोडक्ट, ऊपर टॉपिक भी लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये सपोज करो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहिए मुझे, लेना है सपोज करो, तो मैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है ए और बी का, तो मैं इस तरीके से इसको डिनोट कराऊंगा, ए क्रॉस बी। तो ये जो ए क्रॉस बी बनाना बेटा, ये है एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये दो सेट्स का होता है, तीन का भी हो सकता है, लेकिन अभी दो की बात कर रहे हैं, ये दो सेट्स का है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। इसको मैं कैसे बोलूंगा? ये ए क्रॉस बी क्या है? कोई पूछे ए क्रॉस बी क्या है, आप क्या कहोगे? दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। और ताज्जुब की बात यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये खुद अभी भी एक सेट है। ऐसा नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट नहीं है, क्या कह रहा हूं? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। तो अगर सर ये भी एक सेट है तो क्या इसमें भी इस तरीके के एलिमेंट्स दिखाई देंगे, मतलब ऐसे करली ब्रैकेट बनेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सेट का तो डेफिनेशन करली ब्रैकेट से ही होती है, रोस्टर फॉर्म जो अपन लिखते हैं। तो सर फिर इसके अंदर भी कॉमा से सेपरेटेड होंगे क्या एलिमेंट्स? यस, इसमें भी कॉमा से ही सेपरेटेड होंगे, है तो सेट ही। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे कि 1 2 3 4 जैसे नॉर्मल सेट्स में होते हैं। इसके अंदर बताया कैसे एलिमेंट्स होंगे? ऑर्डर्ड पेयर, जो अभी अभी हमने सीखे। वो सेट था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि ये 2,3 है, इस तरीके का एक एलिमेंट, ये 2,3 एक एलिमेंट है इस सेट का। जैसे मान लो ये वाला 1,4, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दे, ऐसे मानो ये ऑर्डर्ड पेयर, समझ गया ना क्या है? इन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दें तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है सर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर रखोगे? 2,3 रखोगे, 1,3, या अपने मन से रख दोगे? नहीं, अपने मन से नहीं रख सकते। अब कौन कौन से रख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसका पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करता हो। अब पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट ए और बी हो सकता है, और दूसरा एलिमेंट 1 और 2 हो सकता है। तो आप खुद सोचो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए कॉमा 1, दूसरा ए कॉमा 2, तीसरा बी कॉमा 1 एंड चौथा, आई थिंक समझ, हाँ 5 क्यों होगा? ये सेट्स थोड़ी ना, वो तो पावर सेट होता था, पावर सेट के अंदर सेट्स होते थे, ये सेट्स नहीं बेटे, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। समझ में आई बात?
क्लियर है अच्छे से? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसा सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनाए जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से लेना है और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से लेना है। समझ आया? अब डेफिनेशन लिखो एक बार, डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप चेक कर लो, पहला एलिमेंट ए और बी हमेशा ए से लिया है मैंने, और दूसरा एलिमेंट हर हाल में मैंने बी से लिया। ठीक है साहब, तो आ जाओ डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। अब हो सकता है देखो इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको लेंदी लग रही है, बट ये पढ़ने में बहुत आसान सी चीजें हैं, पढ़ने के बाद ये बहुत आसान सी चीजें हैं। हो सकता है डेफिनेशन वाइज आपको लग रहा हो कि लेंदी कुछ है, बट पढ़ोगे ना एक बार तो बहुत आसान चीज है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए सेट। उसके अंदर क्या आएगा? कंटेनिंग द एलिमेंट्स। उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। अब ऑब्वियसली सेट्स है तो सेट्स में क्या आते हैं? एलिमेंट्स ही तो आते हैं। लेकिन एलिमेंट्स के रूप में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। एलिमेंट्स के रूप में क्या चीजें दिखाई देंगी? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स। और कोई कहे सर ये ऑर्डर्ड पेयर पहली बार नाम सुनो, ये क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है सुनो, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये ऑर्डर्ड पेयर किससे बनाए जाते हैं? जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो उन्हीं सेट के एलिमेंट से ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज अब सर सेट ए और सेट बी से कैसे मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं? तो दैट इज each element of set A will make an ordered pair with each element of set B। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, और एक ही बनाएगा, दो नहीं बनाएगा। ठीक है, each element of set A will make an ordered pair with each element of set B। कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तो पूछते जाना। यहां तक क्लियर है ना सारी बातें? चलें आगे, चलें। अब कोई कहे कि सर ये आपने कहा ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट होता है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों रखा गया। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, ये तो ये जो चीज है इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रख दिया? क्या इसका बीच में लॉजिक है? प्रोडक्ट तो इसलिए क्योंकि दो चीजों का समावेश हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। और कार्टेशियन इसलिए क्योंकि इसको बनाने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्लेन से कॉपी किया गया है। भाई अपन सपोज करो कोई साइंटिस्ट है, वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, नया कोई इंस्ट्रूमेंट बनाए, तो उसने उसकी थ्योरेटिकल चीज कहीं से मान लो कॉपी की है, या उससे उसने कुछ रिसर्च किया है, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम वो उस चीज पे रख सकता है ना, कि हाँ इस सिस्टम से ये चीज बनी है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये कार्टेशियन प्लेन से रेफर किया गया है। ठीक है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स मत कर देना। इसका नाम बस उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, ये तो केवल समझाने के लिए था। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तो केवल रियल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। जबकि सेट्स के अंदर तो ऑब्जेक्ट्स ये लेटर्स भी होते हैं ना, तो कभी आपने इधर थोड़ा ना ए बी सी ऐसे रखा है। तो अब इसका सिस्टम ये केवल समझाने के लिए था, इसको भूल जाओ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया ना, तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट केवल कार्टेशियन प्लेन की वजह से लिया गया, और कोई राज नहीं इसके पीछे। ठीक है, अब कोई कहे कि सर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए आपने? मैंने कहा चार, 1 2 3 4। तो ये कैसे पता चला कि कितने बनेंगे? तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 2। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2। हर एक के साथ बनाएगा, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 4। भाई दो लोग यहाँ बैठा दूं मैं, दो लोग वहां बैठा दूं। मैंने कहा दोनों उठो, दोनों सामने वाले के साथ हैंडशेक करके आओ। तो पहले ये उठेगा, इसके साथ करके आएगा, फिर ये उठेगा, उसके साथ हैंडशेक करके आएगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके। टोटल कितने हैंडशेक्स हुए? 4। सुपर 30 देखिए ना, पूछता है ना उसमें ऋतिक रोशन,
कि कितने हैंडशेक्स होंगे बताओ, हम 48 लोग हैं, 30 लोग हैं, तो वो चैप्टर्स आएंगे अभी आपके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिटेल में तब देखेंगे। अभी समझ में आया ना ये चीज? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और सेट के चैप्टर में हम सीख के आए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को अपन एन ऑफ ए से डिनोट कराते हैं, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को हम एन ऑफ बी से डिनोट कराते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो साइन है ना बेटा इनटू, ये थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना। कभी कभी तो ये मल्टीप्लीकेशन के साइन का डिनोट कर रहा होगा, जैसे इस समय ये इस इनटू का मतलब एक्चुअल वाला इनटू है, तो कैसे पता लगाएंगे, अगर अगल बगल में नंबर्स हैं तो ये इनटू है, और अगल बगल में सेट्स हैं तब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। फिर इसको अपन इनटू रीड भी नहीं करते, इसको क्रॉस रीड करते हैं, ए क्रॉस बी, ना कि इनटू बी। ठीक है, ठीक है। अगल बगल में अगर सेट्स हैं तो इसको कैसे रीड करेंगे, क्रॉस, और उस जगह ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला मीनिंग शो कर रहा होगा। और अगल बगल में एन ऑफ ए तो एक नंबर है ना, जैसे 2, एन ऑफ बी भी एक नंबर है, तो अगल बगल में अगर नंबर्स हैं तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है यहाँ पे 2 इंटू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी, तो नेक्स्ट चीज वही कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, कैसे पता लगाएंगे, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, फिर भी आप लिख लो। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कोई पूछे आपसे तो आप लिख देंगे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखता हूं, चलो मैं। देखो एक बार रुको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन इन ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये पता लगाने लेटेस्ट से मुझे, है ना। तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं, अच्छा इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, इस चीज को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, नीचे से नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, दैट इज, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है थोड़ा सा, डिजिटल डिजिटल नोट्स का थोड़ा फायदा ले लें। ओके, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। इस पूरी बात को यहां से लेके यहां तक ये जो बात लिखी हुई है, इस पूरी की पूरी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, भाई किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है तो एन लगा देते हैं और ब्रैकेट में वो सेट लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या लिखोगे, एन ऑफ बी। मैंने कहा डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप क्या कहोगे, एन ऑफ डी। तो मैंने क्या कहा, ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, मानते हैं ये इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं ऑर्डर पे है तो एक सेट। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ बी, डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ डी, किसी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ वो चीज। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कैसे बोलूंगा इसको मैं मैथमेटिकली, एन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी, number of elements in the set A cross B. This will be equal to number of elements in set A into number of elements set B. ठीक है, समझ आ गया होगा। अब अगेन देखो यहां पे ये वाले इनटू तो है प्रोडक्ट और ये वाला इनटू है एक्चुअल वाला इनटू। देखो ये वाला जो इनटू है ये तो है प्रोडक्ट, मतलब सेट्स का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये वाला इनटू एक्चुअल वाला इनटू है, एक्चुअल जो अपन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, समझ आया, वेरी इजी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसके एलिमेंट्स का मतलब उसके ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे पता लगाने के लिए ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमको मल्टीप्लाई करना है, राइट। और ए क्रॉस बी एक सेट है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस चीज को जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था रफली, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसका। चलो तो देखो ए में एबीसी ले लो और बी में 3 4 5 ले लो। ले लिया। अब मैंने कहा साहब ए क्रॉस बी बताओ, दे रहे मुझे, क्या बताओ, ए क्रॉस बी। तो मैंने क्या कहा, आप ऐसे मानो ये इधर बैठे हैं एक बेंच पे, ये इधर बैठे हैं एक बेंच पे, एक एक उठ के जाएगा, जाके हैंडशेक करके आएगा।
तो ए उठेगा पहले 3 के साथ करेगा, और सीक्वेंस में चला करो। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर एक काम करो A4 बना दो फिर C3 बना, ऐसे अगर अल्टप पे बनाओगे तो फिर मिस कर जाओगे। तो सीक्वेंस में बनाओ, सीक्वेंस में बनाओ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ, ए का 5 के साथ, फिर बी का 3, बी का 4, बी का 5, और सी का 3, सी का 4, सी का 5। तो ए क्रॉस बी का आंसर कुछ ये आ जाएगा इस तरीके का, बताओ। ए क्रॉस बी का आंसर ही आ जाएगा। अब आप चेक करो इस ए क्रॉस बी के, ये भी एक सेट है इसलिए मैंने करली ब्रेसेस लगाए, ये भी एक सेट है इसलिए मैंने करली ब्रेसेस लगाए। सर बट सेट को तो दो फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो अब ये रोस्टर फॉर्म में इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी आएंगे आगे क्वेश्चन, उसमें भी बताऊंगा ना कैसे लिखते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस टाइम। तो देखो सबसे पहले ये एक सेट है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है, यस और नो। तो आप याद रखना कॉमा लगाना कंपलसरी, क्योंकि किसी भी सेट के रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए, और ये रोस्टर फॉर्म ही तो है। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में अगेन दो एलिमेंट्स होते हैं और वो भी कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, चेक करो। तो अंदर भी कॉमा लगना चाहिए और बाहर भी कॉमा लगना चाहिए, दोनों में से कहीं पर भी नहीं लगाते हो तो गलत हो जाएगा, एक कॉमा की वजह से बच्चों के मार्क्स कटे हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज चेक करो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से लिया गया, चेक करो है कि नहीं है, तभी तो उसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं तो उसका नाम सिंपली पेयर भी हो सकता था, बट इसका एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया गया है, यस और नो। एक बार भी एक भी एग्जांपल में उल्टा है क्या, चेक करो, नहीं है ना। एक भी ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे उल्टा है क्या, भाई C,5 की जगह 5,C रखा गया सर, कोई बात नहीं एक तो रख लो, नहीं एक भी अलाउड नहीं है, सिस्टम मतलब सिस्टम, समझे क्या यहां तक। अच्छा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों बने 9, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3, 1 2 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3, और 3 × 3 क्या होगा, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने बने, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, 9 बने, गिन लो 9 बन रहे कि नहीं बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं ना। तो अभी तक जो पढ़ाया है सब एग्जाम्पल से प्रूव हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करने का एक डायग्रामेटिक, ये तो था अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, हर एक चीज का अपन मैथ्स में सीखते हैं, हर एक चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे सेट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम देखा था। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट और आगे फिर रिलेशन आएगा और आगे फिर फंक्शन आएगा, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन फंक्शन तीनों का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं एरो डायग्राम। क्या कहते हैं, एरो डायग्राम से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी शो कर सकते हैं, रिलेशंस को भी शो कर सकते हैं एंड फंक्शंस को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एरो डायग्राम की तरफ। तो एरो डायग्राम में क्या होता है बेटा, एक सेट बना दिया जाता है, मतलब सर्कल्स बना दिए जाते हैं, सर्कल की जगह आप इलिप्स भी बना सकते हो, अभी आप सीखोगे इलिप्स क्या होते हैं, मतलब एक परफेक्ट सर्कल होता है ना, देखो इधर परफेक्ट सर्कल क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ये जितना इधर है उतना ही इधर, इसको तो बोलते हैं परफेक्ट सर्कल। और जो परफेक्ट नहीं होता है, जैसे मान लो ये तो ज्यादा है और ये कम है, तो इसको सर्कल नहीं कह के इलिप्स कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इलिप्स। अभी 11th चैप्टर आएगा कॉनिक सेक्शंस में, डिटेल में आप सीखोगे। तो आप इलिप्स शेप में या सर्कल शेप में इस तरीके से राउंड कुछ एक फिगर बना लेते हो ना। देखा जाए तो सर्किल भी एक इलिप्स है, दुनिया के सारे सर्कल इलिप्स हैं, बट दुनिया के सारे इलिप्स सर्कल नहीं है, इस तरीके से आप देख सकते हो ना। तो एक साइड अपन रखेंगे पहला सेट, दूसरी साइड रखेंगे अपन दूसरा सेट, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिख देंगे, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर क्या करेंगे बीच में क्रॉस लगा देंगे, और फिर वही जाओ हैंडशेक करके आओ, जाओ और हैंडशेक करके आओ, जैसे ए गया तो एरो लगाते हैं इसे, तभी तो इसका नाम एरो डायग्राम। ये एरो चाहो तो आप बीच में भी लगा सकते हो, कहां पे, ये जो लाइन खींची ना इसके बीच में, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो जहां पे आपको सुटेबल लगे। A3 के साथ गया, फिर चेक करो A4 के पास गया, फिर गया A5 के पास, फिर B3 के पास, फिर B4 के पास, फिर B5 के पास, C कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, C का 3 के साथ, C का 4 के साथ, C का 5 के साथ, तो सबका सबके साथ हो गया कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। लिखा नहीं है कहीं, लिख देता हूं मैं, एरो डायग्राम।
ठीक है, ये है एरो टाइप। ठीक है, क्लियर है? ओके। और वही देखो आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स के बारे में भी इलस्ट्रेशन को कंप्लीट, मतलब जब एग्जांपल लिया है तो हर एक चीज वेरीफाई करें ना इसमें। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 यानी कि 9। और थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फॉर्मूला सीखा अपन ने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। लिख दिया गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। हेंस वी कैन से दैट, तो पूरी बातों को, ये जो फॉर्मूला और इसको एक डेफिनेशन का नाम दें या एक फॉर्मूला याद करना चाहें तो इस तरीके से याद रखेंगे कि देखो ए क्रॉस बी क्या है। अब देखो ये है आपकी रोस्टर फॉर्म ए क्रॉस बी की, ध्यान से देखना, पहले एक बार समझ लो। ये रोस्टर फॉर्म, ये एक सेट है, लेकिन इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में तो क्या होता था, एलिमेंट्स अलग अलग लिखते थे, सारे ऑर्डर पेयर कॉमा से सेपरेट होकर अलग अलग लिखते थे। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अलग अलग नहीं लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं, एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा साहब, इसके अंदर है ना ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं साहब, हैं बिल्कुल हैं, और इस तरीके से हैं कि ए तो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है। और इतने, अब इस हिसाब से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं सारे डालने, इस हिसाब से भाई ए जो है ना, पहला एलिमेंट जो है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट जो है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। अब इस कॉम्बिनेशन से आप जितने भी ऑर्डर पेयर बना सकते हो, जितने भी ए कोमा बी, जितने भी ए कोमा बी शक्ल के ऑर्डर पेयर बना सकते हो, इस हिसाब से कि ए तो ए से लो और बी बी से लो, अब बना दो, वही इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। या सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा तो ऐसे लिखा। और फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की फॉर्मूला की बात करें तो अगर ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं और बी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पी इंटू क्यू, जिसको अपन शॉर्ट में पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पी क्यू लिखना ज्यादा बेहतर है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अपन सेट्स की दुनिया में तो बहुत सारी चीज कंफ्यूज करेंगे। कल को मैं पी इंटू क्यू को पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट ना रीड कर लूं, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, तो नंबर्स में तो अपन इंटू साइन हटा के ए इंटू बी को सिंपली ए बी भी लिख सकते हैं ना। तो क्यों ना हम इसको ये ना याद करके ये याद करें पी क्यू, क्योंकि हम फिर कंफ्यूज होकर पी इंटू क्यू को पी क्रॉस क्यू ना पढ़ लें। वैसे तो देखो एक सिस्टम है, सेट को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं और सेट के एलिमेंट्स को अपन, जैसे ये ए और बी, ए किसका एलिमेंट है, ए के भी एलिमेंट्स है, और बी किसका एलिमेंट है, बी के एलिमेंट से, तो अपन जनरली यही करते थे कि सेट को तो अपन कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं और अंदर के एलिमेंट्स को अपन स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं, तो कंफ्यूज होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स हैं तो पता चल जाएगा कि साहब ये सेट नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए तो अपन अब से इनटू, जो एक्चुअल इनटू होता है उसको अपन ऐसे डिनोट करा देंगे, सिंपली पीक्यू। ठीक है, जहां जहां पॉसिबल होगा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब ये सारी बातें जो अभी अपन ने सीखी, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके एक्सक्यूशंस करने हैं एक्चुअली अपने को, लेकिन इनसे अपन 4 ऑब्जर्वेशंस लेंगे कि अभी तक अपन ने जो जो सीखा इसको पूरी एक समरी बनाएंगे। ठीक है, वो समरी बना के एक बार उससे रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पता चलेंगी, और फिर अपन कल चलेंगे एक्सरसाइज। ये यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन आपके एनसीईआरटी में भी है। देखो एक चीज आप नोटिस करना, हमारे जो भी नोट्स होंगे और जो आपको पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट एनसीईआरटी चलेगा। आप है ना, ये जो नोट्स बनाया ना, इसको घर जाके एनसीईआरटी से मैच करना। तो आपको ये हो सकता है कि कोई चीज यहाँ रखी हुई इसको मैंने यहाँ लिखवा दी, कोई चीज यहाँ रखी हुई, लेकिन सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, चलो पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। इफ एनी ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज एन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी भी 5 बनेगा, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 बनेंगे। पहले लिखो फिर इस चीज को डिस्कस करते हैं। लिख लिया क्या पहला? पहला और दूसरा दोनों लिख दो, चलो फिर दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का रिजल्ट।
भाई इन सारी बातों से हमको क्या रिजल्ट्स मिले, क्या अपन ने ऑब्जर्व किया। आगे मैं लिख देता हूं ऑब्लिक रिजल्ट्स। ये दो ऑब्जर्वेशन लिख लिया, बताओ। लिख लिए? ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशंस। टॉपिक पढ़ लिया। टॉपिक में कई बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट बातें हो तो सीख ली, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी कुछ बातें होती हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी होता है। ये वो इर्द गिर्द बातें। या फिर कोई टॉपिक पढ़ लिया, इससे कुछ रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं जिनको आगे कैरी फॉरवर्ड करके कॉपी पेस्ट करके माइंड में फिट करके चलना पड़ता है कि अच्छा ऐसा होता है, इसको आगे के लिए याद रखना है। पहला ऑब्जर्वेशन या पहला रिजल्ट कि दो सेट ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहे हो। अब देखो ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आगे से मैं इसको सिंपली प्रोडक्ट भी कह दूंगा। ठीक है, नाम इसका पूरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेकिन आगे से मैं क्या कह दूंगा उसको प्रोडक्ट। तो ए और बी दो सेट का जब आप प्रोडक्ट करने जाते हो, तो ए और बी में से कोई भी एक सेट या दोनों सेट अगर एम्प्टी सेट निकल जाए, खाली है, भाई इस बेंच पे किसी बच्चे को बिठाया ही नहीं और उस बच्चे पे 3 बिठा दिए या 30 बिठा दिए, या उल्टा कर दूं, इस पे 30 बिठा दिए और उधर खाली है, तो एक भी हैंडशेक पॉसिबल है क्या? उठ के किसके साथ हैंडशेक करके करने जाएगा वो? किसी के साथ नहीं। या फिर मान लो उधर 30 इधर कोई नहीं है, तो उठेगा कौन जो सामने हैंडशेक करने जाए? समझ में आई बात? तो अगर दोनों सेट में से एक भी सेट एम्प्टी सेट है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो बी एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट कराते हैं अपन? फाइव। और जब वो फाइव है तो उसके अंदर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली जीरो। भाई ये अभी एक सेट की फॉर्म है तो उसका नाम दे दिया अपन ने फाइव। जैसे इसका ब्रैकेट लगा के मैं एन लगा दूं, तो अब मैं इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, उसके अंदर अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे हैं। तो जब ए क्रॉस बी लिखूंगा तो मैं फाइव लिख रहा हूं, बट जब मैं एन ऑफ ए क्रॉस बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? जीरो। एन लगाते ही यहाँ एक नंबर आएगा, रियल नंबर 0 1 2 3 4 5। एन हटते ही यहाँ पे एक नाम आएगा, तो फाइव एक नाम है, एम्प्टी सेट का नाम है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं सर, अगर एम्प्टी की जगह इनफाइनाइट सेट हो, क्योंकि सेट्स तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों होते हैं, तो ए एंड बी दोनों में से कोई भी एक सेट या दोनों सेट अगर इनफाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट नहीं है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बच्चे बिठाए, वहां पे 10 बिठाए थे, तो एक एक आदमी उठ के हैंडशेक करने जाएगा तो टोटल 30 हैंडशेक्स हो जाएंगे। लेकिन मैंने वहां पे इनफाइनाइट बिठा दिए, खत्म ही नहीं हो रहे इतने बच्चे बिठा दिए, और फिर चाहे से मैं यहाँ एक ही बिठाऊं तो वो उठ के सबके साथ करने जाएगा। चाहे से 2 बिठाऊं 3 बिठाऊं, क्या फर्क पड़ता है? उधर तो इनफाइनाइट है। या उल्टा कर दूं, यहाँ इनफाइनाइट बिठा दूं और वहां पे फाइनाइट बिठा दूं, या दोनों जगह इनफाइनाइट बिठा दूं, तो इनफाइनाइट हैंडशेक्स होंगे, खत्म ही नहीं होंगे, उठ के करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा, वो खत्म ही नहीं होंगे। तो अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट आ जाए, एनी का मतलब है कोई भी एक सेट या दोनों भी हो सकते हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना वो एक सेट है, तो वो भी किस टाइप का सेट बनेगा? वो भी इनफाइनाइट सेट बनेगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक या दोनों एम्प्टी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी। दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट। ये दो ऑब्जर्वेशन समझ आए? तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो। अब ये दिखने में थोड़ा बड़ा है बट बहुत आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, थर्ड वाला। इससे आपके क्वेश्चंस आगे के सॉल्व होंगे और आगे की मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बनेंगे। लिख लो चलो एक बार आप, जो आपको समझ आ रहा है। कुछ नहीं है अभी? आज स्कूल नहीं जा रहे क्या आप? क्यों? स्कूल वाले कहते नहीं कुछ? अच्छा, फिर घर पे बैठ के क्या करोगे? केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स क्या खत्म ही नहीं होते क्या?
में जनरली मैथ्स के बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो छुट्टी पे चले जाते हैं या किसी भी कारण से मैथ्स पे ध्यान नहीं देते। मैं कहा, कर क्या रहे थे? तो कहते हैं सर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, या फिर कोई कहता है हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, और कोई जवाब ही नहीं उनके पास। इतना कितना पढ़ते हैं उन दोनों को। भाई कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास में भी कभी कभी ऐसे उनको बोला करो कि सर हम मैथ्स पढ़ रहे थे। बोलते हो क्या? तो फिर ऐसा तो नहीं है कि दोनों को कुछ भी बोल रहे थे। इजी है वैसे मैथ्स। मैथ्स इज एन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लो ना। और एक और चीज बताऊं, वैसे चलो सब सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है, बट मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में। आप एक चीज नोटिस करना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। बट है ना, जो बंदा मैथ्स में निपुण होता है ना, निपुण मतलब अच्छा होता है, उसके लाइफ के कॉन्सेप्ट और फंडे आसान होते हैं। मतलब उसकी लाइफ, उसको पता होता है मुझे क्या करना है। जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं होती ना, वो लाइफ में भी उलझा हुआ होता है। मैंने नोटिस किया है या एक्सपीरियंस किया है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। ऐसा मैं कह सकता हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। अब एक्सेप्शंस तो खैर हर जगह है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि जिसकी मैथ अच्छी नहीं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान की कौन सी मैथ अच्छी, वो सक्सेसफुल है। तेंदुलकर की कौन सी मैथ अच्छी, सब चीज का अपना अपना रोल है। बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, आप खुद भी नोटिस करना, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी ना, उसके फंडे बिल्कुल के लिए वो सटीक बात बोलता होगा। हर पूरी लाइफ में हर एक जगह वो घर पे सब्जी भी लेने जाएगा ना, तो सटीक बात बोल के जाएगा। हाँ भाई 1 किलो ये, 2 किलो ये, 3 किलो ये लाऊंगा। और जिसकी मैथ अच्छी नहीं होती ना, हाँ ले आऊंगा कुछ भी, देख लूंगा, आधा किलो कांदा ले आऊंगा, देख लूंगा, मिक्स करा लूंगा, वो बातें भी फिर उलझी हुई बोलता है। क्यों? चलो, मेरे को बिगाड़ने नहीं है मेरे कॉन्सेप्ट, बड़ी मुश्किल से बने। चलो आओ, तीसरा ऑब्जर्वेशन, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेट टू बी इक्वल। अभी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स रख रहे हैं, जैसे A,1, 2,3, 5,6 ये ऑर्डर पेयर रख रहे हैं। क्या ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब माने जाएंगे? भाई ये दोनों सेम ऑर्डर, कब मैं कहूंगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के सेम है, ऐसा मैं कब कहूंगा? तो ऐसा मैं, बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, ऐसा मैं तब कहूंगा जब दोनों बिल्कुल हूबहू सेम शक्ल के दिखाई दें। सेम शक्ल का मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसा दिखाई दे, दूसरा एलिमेंट दूसरे। कभी भी 1,2 को और 2,1 को सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे सर 1 और 2 उसमें भी है, उसमें भी ले लो ना, नहीं। क्यों ले लें? 1 और 2 उसमें भी है, 2 और 1 इसमें भी है, ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है, अगर मैं सेट की बात कर रहा हूं, जैसे ए सेट है, उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स, और बी सेट है, उसके अंदर मान लो 2 और 1 एलिमेंट्स है। तो अब ये सेट ए और बी तो बराबर हैं। जब सेट की बात हो रही है तो सेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर मायने नहीं रखता कि आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स रखते हो, बस कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए। तो 1 और 2 रख दिया इसमें भी, और इसमें 2 और 1 रख दिया, उल्टा करके रख दिया, अभी भी ये दोनों सेट बराबर है। अभी भी ये दोनों क्या, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर उसका नाम ही ऑर्डर्ड है, उसके अंदर ऑर्डर मायने रखता है। तो अगर मेरे पास 1,2 एक ऑर्डर्ड पेयर है और 2,1 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के कतई बराबर नहीं है। इसमें तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए ना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के सेम होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट। तो देखो, एक ब्रेसेस हटाते ही कैसे चीजें बदल जाएंगी। स्मॉल ब्रेसेस लगाया तो अब वो ऑर्डर्ड पेयर है, कर्ली ब्रेसेस लगाया तो वो सेट है। सेट के केस में वो इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर के केस में वो इक्वल नहीं। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल तब माना जाएगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि केवल और केवल यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, जैसे मैं कोई चीज कहता हूं कि ये काम होगा अगर ये काम होगा, तो उसका मतलब ये रीजन है और ये रिजल्ट है। ये रीजन है, ये रिजल्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूं ना इफ एंड ओनली इफ, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? पहली बात का रिजल्ट दूसरा हो सकता है और दूसरी बात का रिजल्ट पहला हो सकता है। मतलब दोनों एक दूसरे के रीजन रिजल्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के रीजन रिजल्ट्स हैं। इज दिस क्लियर? तो उसके केस में अपन इफ नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? इफ एंड ओनली इफ। जब दोनों को दोनों का रिजल्ट बताना हो या रीजन बताना हो, तब क्या इफ नहीं लगाओगे, फिर क्या लगाओगे आप? इफ एंड ओनली इफ। और मैथ्स में इसको एक वर्ड दे दिया गया है IFF, इफ। और मैथमेटिकल इंप्लीकेशन इसका ऐसे होता है इस टाइप का, जिसमें दो साइड एरो लगता है, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर। चाहे से ये एरो बनाओ, चाहे से IFF लिखो, कैसे इफ एंड ओनली इफ लिखो, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब, हाँ, तीनों का मतलब क्या है कि इधर से इधर वाली बात भी बोल सकते हैं और इधर से इधर वाली।
जैसे अपन इम्प्लाइज लगाते थे, तो इम्प्लाइज में तो केवल इधर से ये बात बोल सकते थे, वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन दो डबल वे इम्प्लीकेशन लगाने का मतलब है इधर से भी, इधर वाली बात भी बोल सकते हैं इधर से। तो क्या कहा मैंने, दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं अगर पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का इक्वल हो दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले, यानी फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। चेक करो, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का है, जैसे दो ऑर्डर पेयर हैं तो ये पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का और पहला एलिमेंट ही दूसरे ऑर्डर पेयर का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे चलो, दूसरा एलिमेंट पहले ऑर्डर पेयर का ये वाला शुड बी इक्वल टू दूसरा एलिमेंट ऑफ दूसरे ऑर्डर पेयर का, यानी कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि भैया ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, नहीं तो नहीं है, ठीक है। यानी 1,2 है तो हूबहू सेम शक्ल का 1,2 ही दिखे वहां पे, 2,1 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तभी मैं क्या कहूंगा, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। अच्छा, और अगर इक्वल हैं भाई, एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तब तो मैं क्या कह देता हूं, ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो इससे ये बात भी कह सकते हो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन है आपकी पहली एक्सरसाइज में, मैंने लिखा a, b इक्वल टू 1,2, तो मैं खुद डिक्लेयर कर रहा हूं कि ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो अंदर के एलिमेंट्स इक्वल रहे होंगे, तो मैं इस बात से ये भी इंप्लाई कर सकता हूं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। 6:44 तो आए तो सिर्फ वो, चलो आ जाओ फिर, एक लास्ट ऑब्जर्वेशन और लिखो। अच्छा इसको कंप्लीट कर लो एक बार बस, 2 मिनट। ये लिख लिया आपने यहां तक, देखो बराबर कॉपी करो। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि a, b एक ऑर्डर पेयर है, p, q दूसरा ऑर्डर पेयर है। इसको इसके इक्वल कब कह सकते हो, इक्वालिटी का साइन लग रहा है बीच में, जब a तो p के बराबर हो और b q के बराबर हो, और डबल वे इंप्लीकेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज है तो ये चीज कह सकते हैं, और अगर ये चीज है तो ये चीज कह सकते हैं। डबल वे इंप्लीकेशन, इधर से रास्ता इधर भी जा सकता है, इधर से रास्ता इधर भी जा सकता है। क्लियर है, ये मैथमेटिकल हो गया इसका। अब जैसे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वैसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होते हैं, उसका रोल नहीं है आपके 11th-12th में ज्यादा, बस केवल एक 3D ज्योमेट्री जब आएगी तो थोड़ा बहुत उसका रोल होगा, क्योंकि जैसे अभी अपन ने कार्टेशियन प्लेन बनाया तो अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, तो कार्टेशियन प्लेन जब स्पेस में चले जाएंगे अपन 3D में चले जाएंगे तो एक जेड एक्सिस और बन जाएगी, तो वहां पे तीसरा भी कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहां पे थोड़ा बहुत रोल है, बाकी इसको इतना ज्यादा सीरियस मत लेना, इसके क्वेश्चंस भी नहीं आते है ना, बट ये आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। भाई ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो जब 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था तो वहां से ऑर्डर्ड पेयर पैदा होते थे, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो वहां से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पैदा होंगे, ठीक है। ए बी सी नाम के ऑर्डर ट्रिपलेट्स पैदा होंगे, जिसमें से ए तो होगा पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, बी होगा दूसरे सेट से, और सी होगा तीसरे सेट से बिलोंग करना। और यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी को क्या नाम दिया गया है, इस कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का नाम दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिठा दिया मैंने 1 2, यहाँ पे बिठा दिया मैंने 1 2 लेटस से, एक सेट है 1 2, ए सेट है 1 2, बी सेट है ए कोमा बी, और सी सेट है पी कोमा क्यू। अब इन तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो इसके अंदर ट्रिपलेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि 3 सेट है ना, ट्रिपलेट्स दिखाई देंगे। अब ट्रिपलेट्स कैसे बनेंगे, 1 का ए से बनाओ फिर ए का पी से बनाओ, तो 1 ए पी ट्रिपलेट है ये। दूसरा 1 का ए से फिर क्यू से, इधर से रास्ता चेंज कर दो, 1 ए क्यू, समझ रहे हो। फिर 1 का बी से बना दो, 1 बी पी, फिर 1 बी क्यू, फिर 2 का बनाओ, 2 ए पी, 2 ए क्यू, 2 बी पी, 2 बी क्यू। तो टोटल कितने बने, देखो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनेंगे। अब की बार बनेंगे लेकिन ट्रिपलेट्स, पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। ऐसे हो गया कि भैया तू उठ, हैंडशेक करके फिर उससे भी हैंडशेक करके आ, इधर गया वापस आया, तो एक हैंडशेक माना गया इसको। फिर ये गया उठ के वापस, फिर दूसरे के साथ गया, फिर तीसरे के साथ, ऐसे 3 सेट में से तीनों से हैंडशेक करके आ रहा है।
समझ में आ गई बात? इसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, पर एक आध क्वेश्चन इसका है एक्सरसाइज में, थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखना है कि ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर ट्रिपलेट बनाता है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता है? ऑर्डर्ड पेयर। 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता है? ऑर्डर्ड पेयर। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनाता है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ठीक है, काफी है, कल अपन एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। और उसके बाद फिर रिलेशन शुरू करेंगे। कल पहले इसकी एक्सरसाइज कर लें।